नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। दुनिया में युद्ध का संकट काल चल रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चल रही है। वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कभी भी टूट सकता है। दोबारा जंग शुरू हुई तो तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। युद्ध का ये राउंड 1 साल से पहले नहीं थमेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति तैयार है। देश को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए मोदी ने गोल्डन प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने रातों रात बहुत बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है। जो गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी पहले 6% थी, अब वो बढ़कर 15% हो गई है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ा दी गई है, जबकि 5% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के नाम पर बढ़ाया गया है। ये बढ़ा हुआ रेट आज से लागू है। इसका मतलब ये कि विदेश से आने वाला सोना अब महंगा हो गया है। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी आ गई है। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1.55 लाख रुपए पार चला गया है, यानी कि 1,55,000 में आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा और चांदी का भाव 3 लाख रुपए के पार हो गया है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभक्ति का कौन सा अर्थशास्त्र सिखा रहे हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति क्या है? रुपया क्यों टूट रहा है? देश से अपील तो हो गई, लेकिन इस विदेशी समस्या का स्थायी समाधान क्या है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और इकोनॉमिस्ट गौरव वल्लभ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल बहुत बड़े हैं मेरे पास, बड़े गंभीर सवाल हैं। देश एक संकट काल से गुजर रहा है। सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश को ये कौन सी नई नीति, ये देशभक्ति का कौन सा नया अर्थशास्त्र सिखा रहे हैं? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको वैश्विक परिदृश्य बताना चाहता हूँ। 3 बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दुनिया में चल रहे हैं। एक वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो आपने अपनी चर्चा के आरंभ में जिसका जिक्र किया। दूसरा कि रशिया यूक्रेन वॉर का प्रभाव अभी तक यूरोप की इकोनॉमीज़ पर नकारात्मक तरीके से पड़ रहा है। और तीसरा, अमेरिका और चीन के बीच में जो कमोडिटी प्राइस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे दुनिया भर के जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हो गए। सप्लाई चेन डिसरप्ट का अर्थ कि जिन रस्तों से तेल या कोई भी सामग्री आती थी, वो रास्ते जैसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक रास्ता है, वो एक डिसरप्ट हुआ है, वहाँ से आवागई ना के बराबर है। तो इन मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया भर में एक इश्यू ये आया कि जो कच्चे तेल की कीमत $70 से $75 पर बैरल थी 27 फरवरी 2026 को, वो जब हम आज बात कर रहे हैं तो वो $105 पर बैरल है और बीच में तो $125 पर बैरल तक भी गई थी। तो मतलब कच्चे तेल की कीमत में लगभग 50 से 60% के बीच का उछाल पिछले 2 माह के अंदर दुनिया के ऊपर आया। भारत 87% जो उसका तेल, पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है, वो दूसरे देशों से कच्चे तेल का आयात करके उसको पूरा करता है। तो हमारा जो कच्चा तेल का जो आयात का बिल था 2026 फाइनेंशियल ईयर, जिसको 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच, वो टोटल बिल था लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपया। अब आप कह रहे हो कि 50% उसमें उछाल है, तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि हमारा कच्चा तेल का जो इंपोर्ट का जो बिल है देश में, वो लगभग 16-17 लाख करोड़ रुपए के आसपास, अगर मौजूदा स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें रहे तो रहेगा। दूसरा इश्यू और इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि कच्चे तेल के बाद जो सबसे दूसरी बड़ी इंपोर्टेड आइटम है वो है सोना। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5 लाख करोड़ रुपए के सोने को देश ने इंपोर्ट किया। तो कच्चा तेल और सोने को हम जोड़ लें तो वो लगभग, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात कर लें तो वो लगभग 18-19 लाख करोड़ के बीच होता है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कोई चीज पे बैन नहीं है, कोई पैनिक की भी जरूरत नहीं है। अगर हम स्मार्ट तरीके से कंजम्पशन को लाके इन दोनों फॉरेन एक्सचेंज के जो आइटम्स है, इसमें 10% की भी हम कमी कर लें तो लगभग
अगर 18 लाख 19 लाख माने तो लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज जो हमको हर साल देना पड़ता है वो हमें नहीं देना पड़ेगा। और ये जब मैं बात कर रहा हूं मीनाक्षी जी, ये उस समय कर रहा हूं कि आज भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भी भारत में महंगाई दर 4% के नीचे है। आज भी भारत का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल है। आज भी भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसने पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इतनी जबरदस्त उछाल के बावजूद पंप प्राइस पर 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की। तो अगर हम स्मार्ट कंजम्पशन से अगर 10% हमारे पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन को कम कर दें तो इन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का हम उतनी ही ताकत से सामना कर पाएंगे और इसको हरा देंगे मिलके। अब एक सवाल तो यह है जो विपक्ष पूछ रहा है, सवाल यह है कि आज जो परिस्थिति है क्या वो जनवरी में नहीं थी? आज जो परिस्थिति है क्या वो फरवरी में नहीं थी? आज जो युद्धग्रस्त स्थिति भले ही मिडिल ईस्ट में हो, लेकिन भारत पर इसका असर क्या अभी ही आया है? ये तो तब भी आया था जब चुनाव चल रहे थे। तब फिर किसका इंतजार था? मीनाक्षी जी, 27 फरवरी की जो रेट है कच्चे तेल की वो $70 पर बैरल थी। आज $105 पर बैरल है। पहला जवाब। अब कांग्रेस को या अन्य दलों को अगर पता हो कि भैया कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, तो मेरे पास तो उसकी जानकारी नहीं है कि उनको पहले पता हो कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट कब होगा। ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट तो मार्च के और फरवरी के एंड में शुरू हुआ। पहली बात। दूसरी बात, आप ये बोलेंगे कि भाई मार्च अप्रैल में क्यों नहीं हुआ? ये जो प्रधानमंत्री जी का सुझाव है मार्च अप्रैल में क्यों नहीं, उसका भी कारण हमको ये और दुनिया के हर व्यक्ति को लग रहा था कि ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म का है। अब दुनिया का हर व्यक्ति मानता है कि ये कब जाके इसका अंत होगा किसी को पता नहीं। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि फलाना मत खरीदो, फलाना नहीं करो। हम तो ये कह रहे हैं स्मार्ट तरीके से कंजम्पशन करो। हम तो ये कह रहे हैं मीनाक्षी जी, हम क्या कह रहे हैं कि जो लोग हर महीने विदेश छुट्टी मनाने जाते हैं, कई लोग जाते हैं, कई नेता लोग भी जाते हैं, विपक्ष के तो प्रमुख नेता जाते हैं, वो छुट्टी मनाने जोधपुर जाएं, उदयपुर जाएं, शिलोंग जाएं, केरलम जाएं, बैंगलोर जाएं, तो वो हर महीने जाके विदेशी मुद्रा को वहां खर्च करते हैं। और निश्चित रूप से होती है, जब आप बाहर जाते हो तो फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि प्रति वर्ष मीनाक्षी जी 5,000 भारत के लोगों की शादियां हर साल विदेशों में होती है। प्रधानमंत्री जी ने तो उनसे भी आग्रह किया कि देश के अंदर इतने जबरदस्त और सुंदर डेस्टिनेशन है। मैं उदयपुर से आता हूं, मैं आपको बताऊं उदयपुर से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। यू कांट थिंक एनीथिंग मोर बेटर देन उदयपुर। ऐसा मत कहिए सर, जोधपुर भी बहुत सुंदर है। मतलब लेकिन जो बात आप कह रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य से अलग जो वास्तविक स्थिति है हम उस पर चर्चा करते हैं। आज जो देश में सोने का जो भाव है वो क्या है वो आपको बता दूं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के कारण घरेलू बाजार में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,68,040 रुपए पहुंच गया है। जरा डिटेल यहां लेकर आए ना गौरव जी, हमारे सामने है, अब वो इस पर जवाब देंगे। तो ये स्थिति है, कल का रेट 1,54,130 रुपए 24 कैरेट का रेट था और अब यानी कि 13,910 रुपए की बढ़ोतरी के साथ गौरव जी ये कहां पर आकर खड़ा हो गया? अगर आप आना चाहें आप यहीं आ जाएं, मुझे ये बताएं। नहीं, पहले मेरा सवाल सर, अब सवाल ये है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति कहां इन्वेस्ट करता है? वो इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट इस वक्त सांप सीढ़ी के खेल में चल रहा है। फिर मिडिल क्लास इन्वेस्ट कहाँ करता है? वो एफडी में इन्वेस्ट करता है, वहां पर अपना पैसा सुरक्षित रखता है। लेकिन आज की तारीख में वहां पर भी 6% ही उनको रिटर्न में वापस मिल रहा है, तो वो भी आप नेग्लिजिबल मानिए। अब तीसरा जो गोल्ड था, गोल्ड बॉन्ड, उसमें वो इन्वेस्ट करता था, आपने गोल्ड बॉन्ड भी वापस ले लिया। और सोने का दाम अगर इतना आसमान छुएगा सर 1,50,000 55,000 के पार, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक रूल मीनाक्षी जी, ये फंडामेंटल रूल है कि बाई एट ए लोअर प्राइस एंड सेल एट ए हायर प्राइस। तो अब आप ये बताइए, जब आप खुद ने आपने ये डाटा बताया कि आज में इतना
13,910 14,000 रुपए मान लीजिए, ठीक। प्रति 10 ग्राम बढ़ गया, तो इज इट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? आई एम जस्ट आस्किंग। इन्वेस्टमेंट का तो पहला रूल ही है कि सस्ते, जब भाव कम हो, जब भाव नीचे गिर रहे हो, जब खरीदा जाए, और जब भाव बढ़ रहे हो तो उसका लाभ, उसका एप्रिसिएशन लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री जी ने ना और किसी और व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि गोल्ड आप नहीं खरीदो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1 साल तक इस डिसीजन को पोस्टपोन कर सको तो करो। तो दैट इज अ वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑल्सो। प्रधानमंत्री जी तो एक सही इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी दे रहे हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि म्यूचुअल फंड, आप ये बताइए कि ये जो भाव है गोल्ड का, मार्च में भी तो ये इसी के भाव के आसपास 1,60 भी हुआ था, फरवरी में 1,60,000 भी हुआ था। तो गोल्ड को अगर हम फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए कुछ समय के लिए गोल्ड बाइंग को हम पोस्टपोन कर सकें, तो आपने एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया और मैं भी उसी शब्द का प्रयोग करता हूं, ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का अर्थशास्त्र है। इसमें कोई चीज बैन नहीं है, पर आप अगर स्मार्ट तरीके से फॉरेन एक्सचेंज ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंजम्पशन को कम कर लो और 10% भी कम कर लो, तो हमारी सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। तो सर, मेरा सवाल फिर आपसे ये होगा कि आपने ये कहा कि अभी आप इन्वेस्ट ना करें और इन्वेस्टमेंट का सही अवसर आएगा। अब सवाल मन में ये आता है कि वो सही अवसर कब आएगा? आएगा जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही रिजॉल्व होगी मीनाक्षी जी, वो सही अवसर भी आएगा। हो सकता है, अब ये कब होगा, मैं तो चाहता हूं कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए, पर निश्चित रूप से इसका अंत तो होना ही है। अगर हमने बड़ी से बड़ी चुनौती को मीनाक्षी जी हराया, जब दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसने कोरोना की वैक्सीनेशन को सबसे पहले खत्म किया, वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द लार्ज इकोनॉमी जिसने वैक्सीनेशन, हमारे ऊपर लोगों ने मजाक बनाया, अरे सब्जी वाला थोड़ी यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। हमने यूपीआई को रोल आउट करके दिखाया, जीएसटी को रोल आउट करके दिखाया, और इन छोटी छोटी अपीलों का क्या असर होता है मीनाक्षी जी? जब प्रधानमंत्री जी ने देश को कहा कि भाई जिसको जरूरत नहीं है वो एलपीजी सब्सिडी छोड़ें, तो करोड़ों लोगों ने छोड़ी, और जिनको जरूरत है उनके लिए उसका उपभोग किया जाए। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, 10% हम सोना और कच्चा तेल, जो लगभग 18-19 लाख करोड़ का टोटल बिल है सालाना, उसमें 10% की कटौती करेंगे, 1,90,000 करोड़ का फॉरेक्स बचा देंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जाएगी, और हमारी जो इकोनॉमी, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उसकी रेजिलियंस, उसकी स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। जो बात अभी गौरव जी कह रहे हैं, जरा सिल्वर और गोल्ड से आगे बढ़कर हम जरा केवल उस डेटा पर आए कि 1 साल तक अगर हम सोने के आयात को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप इसे कम कर दें, हो सकता है तो टाल दें, और जितने महीनों के लिए टाल सकते हैं तो आप उतना प्रयास करें। अगर आयात 30 से 40% तक की भी कटौती पर आ जाता है तो भारत में 20 से 25 बिलियन डॉलर्स बचाए जा सकते हैं। अगर हम सोने के आयात में 50% तक की कटौती करते हैं तो 36 बिलियन डॉलर्स की बचत हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर ये रकम करंट अकाउंट डेफिसिट के आधे के बराबर, मतलब कि 1 साल अगर हम सोना ना खरीदें, तो ऐसी परिस्थिति में देशवासियों को के अरबों डॉलर बच जाएंगे। लेकिन इससे हमारा फॉरेन रिजर्व कैसे बेहतर हो जाएगा? अब ये मैथमेटिक्स में समझना चाहती हूं, ये हमारा फॉरेन रिजर्व कैसे बेहतर हो जाएगा? क्योंकि आज की तारीख में मैं अगर फॉरेन रिजर्व का ही डेटा पढ़ूं तो 6 महीने पहले तक जो इंडियन फॉरेन रिजर्व अपना ऑल टाइम हाई पर था, आज वो घट के नीचे आ गया है। हमारा ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा 730 बिलियन डॉलर। आप मोटा मोटी लाख करोड़ में समझे तो ये लगभग 80-85 लाख करोड़ के बीच था। आज जब हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारा फॉरेक्स रिजर्व है 690 बिलियन डॉलर। तो 40 बिलियन डॉलर का मैक्सिमम से, जो मैक्सिमम 6 महीने पहले था, उससे 40 बिलियन डॉलर कम हुआ है। पर अभी भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व अगर रुपये के टर्म्स में देखें तो 65 लाख करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है। बड़ी कंफर्टेबल स्टेट ऑफ रिजर्व है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कही, हम तो 10% भी अगर कच्चा तेल और सोने को कम कर दें
तो हम 1,90,000 करोड़ रुपए का फॉरेन आउटफ्लो को बचा सकते हैं, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 3-3.25 लाख करोड़ के बीच है। तो हम लगभग उसका 60% उसको रिजॉल्व कर देंगे, और जो पीछे करंट अकाउंट डेफिसिट बचेगा वो हम उसको मैनेज कर लेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं ना सर, लेकिन आज की हकीकत ये है कि अगर हम विदेशी निवेश को भी देखें जो हमारे मार्केट में किसी टाइम पे बेहतरीन स्थिति पर था, आज की तारीख ये है कि ये विदेशी निवेश चाइना, ताइवान, जापान की तरफ जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने भारतीयों से तो अपील कर दी, और भारतीयों की अपील हमेशा कैसे असर लेकर आती है ये हमने देखा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सोना दान करें तो भारतीयों ने अपने अपने घरों से सोना दान करना शुरू किया। जब शास्त्री जी ने कहा था कि एक वक्त का खाना ना खाएं, तब हमने कितनी राशन की बचत की थी। तो आज भी प्रधानमंत्री ने अपील की है। आपने अभी एक उदाहरण दिया कि जब अपील की गई थी कि जिन्हें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है उन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। तो जनता तो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आप एफडीआई को कैसे बढ़ाएंगे? आप ये जो बाहर जा रहा पैसा है, जो चाइना, ताइवान, जापान जा रहा है, आप उसे कैसे रोकेंगे? देखिए, भारत की जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो हम कैपेक्स करते हैं, मौजूदा बजट में 12,20,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स का एलोकेशन है भारत सरकार द्वारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने सही फरमाया, मैं इससे आपका डाटा और आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है कि कुछ समय से जो कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश के बाहर जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। उसका प्रमुख कारण अगर मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं तो जो फेड इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पिछले कुछ समय में उसमें हाइक आई है। तो जो फेड इंटरेस्ट रेट जब हाइक आई है तो अमेरिका के बाजारों में जब ब्याज दरें बढ़ी तो वो बाजार थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव सर, आप डेटा क्योंकि बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, और तो शायद मेरे से बेहतर आप ये समझा सके, क्योंकि 2025-26 की ये जो महानिकासी है वो एफपीआई कितना बताता है? 1.66 लाख करोड़ रुपीस निकाले गए, और वही 2026 में इस वक्त हम हैं, शुरुआती 4-5 महीनों का ही डेटा ये कहता है कि 2 लाख करोड़ के पार ये चला गया है। पर आपको मैंने एक डाटा शुरुआत में दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपेक्स 12,20,000 करोड़ रुपए का है। मतलब इससे लगभग 5 गुना ज्यादा। जो प्राइवेट सेक्टर है हमारे देश का, कॉर्पोरेट इंडिया है, उसका भी जो कैपेक्स पहले कम हुआ था उसने वापस बढ़त की और उसने मूवमेंट कर लिया। और जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का जो आपने डाटा दिया, डाटा बिल्कुल सही है, उसमें मैं डाटा में आपसे कोई वाद विवाद नहीं है। पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है, एमर्जिंग इकोनॉमी मैं मीनाक्षी जी लेता हूँ ब्लू इकोनॉमी, येलो इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, जो क्रिएटिव लोगों की इकोनॉमी है, जो मैरीन इकोनॉमी है जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, जिस तरह से इस पे थ्रस्ट किया गया है, एआई के ऊपर जिस तरह से थ्रस्ट किया गया है, जो नॉलेज बेस्ड सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पे जिस तरह से थ्रस्ट किया गया है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया के बिजनेस में अगर कोई चमकता सितारा है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया की बड़ी एजेंसीज मानती है। और इसमें मैं सबसे ज्यादा इसका श्रेय 140 करोड़ लोगों के कंजम्पशन को देना चाहता हूं कि हम हमारे कंजम्पशन से हमारी इकोनॉमी को रोटेट करते जाते हैं। कंजम्पशन की आपने बात की ना, लीजिए कंजम्पशन का भी एक डेटा सर हमारे दर्शकों के सामने लगा दें। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसके मुताबिक भारत में जुलाई से दिसंबर तक सोने की डिमांड कितनी बढ़ती है, आप उसका असर देखें। 2025 में पूरे साल में 64% डिमांड जुलाई से दिसंबर के महीने के बीच हुई, और 25 का ही डेटा यह बताता है कि 768 टन डिमांड, जिसमें से 492 टन जुलाई से दिसंबर के महीने में हुई। तो इतना बड़ा हमारा मार्केट है सर, इतना बड़ा मार्केट है, आप इसको और क्लोज भी कर देंगे तो कितना स्क्वीज कर देंगे? मैं आपको बताता हूं, जो FY25 में जो हमने सोना खरीदा था और फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो सोना आयात हुआ वो 5% कम हुआ।
वो उसका कारण आपने प्राइस बताई है ठीक। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी लोगों ने इसका कंजम्पशन को घटाया है। FY25 में जो सोने का वॉल्यूम था और FY26 में जो सोने का वॉल्यूम है उसमें 5% की कमी है। और इस बढ़े हुए प्राइस के और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद ये अगर इसका वॉल्यूम और कम होगा तो हम हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर लेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज भी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैं आपको बताऊं मीनाक्षी जी, कई प्रयास हुए कि साहब अब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम देखी किसी ने? साहब पेट्रोल डीजल बंद हो गया, ऐसे भी अफवाहें चलाई गई। 2 महीने हो गए हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम आई पेट्रोल डीजल? और एकमात्र गैस का संकट तो हुआ, यूं आप ना कहें कि LPG PNG में ना हुआ, लेकिन कमर्शियल गैस में तो हुआ। मीनाक्षी जी, अगर एक आध दिन हो गया पर लॉजिस्टिक में फ्लो में कमी नहीं आने दी। क्योंकि क्यों नहीं आने दी, उसका भी श्रेय भारत के तिरंगे को है कि भारत के तिरंगा लगी हुई जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हरमुज में थी, दुनिया की शिप्स खड़ी हो गई थी, पर जिन जहाजों पर भारत का तिरंगा लगा हुआ था वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज पार कर रही थी। क्या ये भारत की विदेश नीति की ताकत नहीं है? क्या ये हमारी आर्थिक नीतियों की ताकत नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमिक आर्थिक मॉडल इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप देख लो, डेवलप्ड इकोनॉमी अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 50% तक बढ़ाई। हमारे पड़ोसी जो देश है उन्होंने तो ट्रिपल कर दी कई देशों। इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हमने क्या बढ़ने दी? तो ये ताकत है, हमारी रेजिलियंस है। अब आप भले वो तो सर विपक्ष आपको कहेगा ना कि चुनाव चल रहे थे इसलिए आपने बढ़ने नहीं दी, चुनाव जैसे विपक्ष को तो बस मेरा विपक्ष से एक ही आग्रह है मीनाक्षी जी, बस एक ही आग्रह है कि विदेशी मुद्रा का प्रयोग छुट्टी मनाने जो विदेशी यात्रा पे जाते हो उस पे ना करें, भारत में यात्रा करें, भारत के लोगों को ही रोजगार दे, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करें। अब मेरी बात अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि अगर वो अगले 6 महीने तक विदेश नहीं गए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। अच्छा, लेकिन आपको देशवासियों को तो सुनना होगा। आप जिन्हें सुना रहे हैं वो आपकी सुन रहे हैं, चाहे ना सुन रहे हैं, लेकिन देशवासियों को तो आपको भी सुनना होगा। सोने की देश में डिमांड को लेकर एक सूरत से व्यापारी हैं, उनका बयान जो है जरा पीसीआर डायरेक्टर वो निकाल ले आप। सोने और चांदी के व्यापारी जो हैं, जो कारोबारी हैं, वो कितने परेशान हैं। वो कह रहे हैं 2 से 3 दिन दुकानों में कस्टमर्स की संख्या बहुत घट गई है, जिसकी वजह से उनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। आम लोगों के सामने भी कुछ समस्याएं हैं, जरा सुने आप उनकी भी समस्याएं गौरव जी। जो सोना कल जो 1,52,000 पे मिल रहा था 10 ग्राम, वो आज सोना डायरेक्ट हो गया 1,65,000, यानी सोने के अंदर 10,000 का सीधा इंक्रीज आया हुआ है। वैसे ही सिल्वर में देखें तो आज सिल्वर का रेट ऑलमोस्ट 3 लाख पे पहुंच गया, जिसमें 18,000 का फर्क, कल के और आज के दिन में 18,000 का फर्क आ गया, रेज हो गया है। दोनों के अंदर की रेट बढ़ोतरी हो गई है। माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री ने जो बयान दिया था कि आप सोना मत लो, कम कर दो, तो वही एक स्टेप उन्होंने ये फर्दर लिया हुआ है। उसके हिसाब से उन्होंने ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिससे लोग सोना कम खरीदे। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें काफ़ी इसका बड़ा रेशियो आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का। इसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कारीगर वर्ग है, स्टाफ वर्ग है, को रिलेटेड है, जैसे बॉक्सेस है, डिस्प्ले है, काफ़ी चीज़ इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो सब मिला के अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक बड़ा कहते हैं नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। कस्टमर डेफिनेटली अभी रुक गए हैं लेना, अभी देखें तो काफ़ी कम हो गए, 2-3 दिन से खरीदी बहुत ही कम हो गई है कस्टमर की। हम लोग भी थोड़ा प्रमोट करें, जैसे कोई कस्टमर लगड़ी के लिए आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आप लगड़ी मत लो, अभी इन्वेस्ट मत करो इसके अंदर, ज्वेलरी की जो जरूरियात है वही लीजिए। वैसे हम भी थोड़ा प्रमोट करें, क्योंकि अपने देश के लिए जो भी बात आ रही है तो हमें भी उसके साथ में हम साथ में हैं, और जहाँ जहाँ हमसे बन रहा है उनके पूरा साथ सहकार देंगे इसमें। तो अब देखिए ये तो लोगों का मानना है, और एक अखिलेश यादव ने बाकायदा जो सराफा कारोबारी हैं उनको एकत्रित करके गौरव जी ये सवाल पूछा कि ये सराफा कारोबारियों के लिए आपने जो संकट पैदा कर दिया है, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील नहीं है, ये बीजेपी खुद अपने आप में एक संकट है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो बड़े सराफा कारोबारी को सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा कि देश के लिए जरूरत है तो हम साथ हैं। मैं तो उनको सुन रहा था। अखिलेश यादव जी अपने मनगढ़ंत कहानियां बना के ट्वीट करे तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। पर मैंने तो अभी लाइव बुलियन मार्केट के एक बड़े प्लेयर्स को आपने अपने टीवी शो पे उनका इंटरव्यू, उनका बाइट चलाई है, वो कह रहे हैं देश के लिए साथ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि क्या
आभूषण जो है उसके कई अल्टरनेट्स है, किसी बुलियन मार्केट में कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये कैसा अमृतकाल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी है। इतनी कमजोर सरकार तो देश की आजादी के इतिहास में कभी नहीं रही। अखिलेश यादव को ये पता है कि उनकी जो जिस दाम पे वो पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं वो इंटैक्ट है, और कच्चे तेल की कीमत 50% बढ़ गई है अखिलेश जी। पर आप जिस दाम से पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में भरवा रहे हो उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप ये बताइए कि अगर 10% हम हमारा कंजम्पशन, जैसे आज मीनाक्षी जी, मैं आज दिल्ली आया अपने घर से तो मैं मेट्रो से आया। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं चल सकते मेट्रो से? क्यों ईवी का प्रयोग नहीं कर सकते? क्यों सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग नहीं कर सकते? अगर हम सब मिलकर, मैंने प्लेज ली है और मैं आपको करके दिखाऊंगा, वीक में एक दिन मैं सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से चलूंगा, वीक में एक दिन वर्क फ्रॉम होम करूंगा, वीक में एक दिन वर्चुअल मीटिंग करूंगा। हम अब 15 क्या, हम 20% कंजम्पशन कम कर सकते हैं। 20% कम कर दिया तो भारत की इतनी ताकत है कि हमारी जो ग्रोथ है, जो प्रेडिक्टेड 7% पे है, वो डबल डिजिट 10% जीडीपी ग्रोथ पे जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कुर्बानी की शुरुआत प्रधानमंत्री खुद अपने आप से क्यों नहीं करते? तो दे दी ना, प्रधानमंत्री जी ने अपना कॉन्वॉय खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दर मुख्यमंत्री एक एक की न्यूज आ रही कि उन्होंने अपना कॉन्वॉय खत्म कर दिया, कम कर दिया। सरकार दर सरकार ईवी का प्रयोग कर रही है। पर अब जो शीश महल में रहने वाले, मैं उनको क्या जवाब दूं? आप क्यों नहीं कि अरविंद जी, आप क्यों नहीं मेट्रो से चलते हैं? एक उदाहरण दीजिए, अगले 6 महीने तक गाड़ी में मत चलिए, मेट्रो से चलिए। तो हम सब लोग, और इस समय मीनाक्षी जी, मुझे ऐसा लगता है पार्टी और आइडियोलॉजी की से ज़्यादा नेशन फर्स्ट की भावना से भारत को अगर हम 10% हम टारगेट ले लें कि 10% सोना और 10% कच्चा तेल को हम कम कर देंगे, 1,90,000 2 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज सेव हो जाएगा। कोई भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, देश उसको फेस करने के लिए तैयार है। मैं कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। जो बात अभी यहाँ गौरव जी कर रहे हैं, ये बात सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की अपील के साथ साथ खुद अपने कारकेड में कटौती की है, और छोटी मोटी कटौती नहीं बल्कि 50% की कटौती हो गई है उनके काफिले में। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी उन्होंने जोर दिया है। जरा तस्वीरें आपको बता दूं। हालांकि ये जरूर है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी के तहत जो प्रोटोकॉल है, जो ब्लू बुक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन 50% तक कटौती हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर लें, जरा एक एक करके उन तमाम सरकारों की आप बात करें, तस्वीर आपको दिखाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो। ईवी के कार के इस्तेमाल की शुरुआत कर दी है सम्राट चौधरी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने। राजस्थान से मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनका भी काफिला घट गया है। 13 की जगह केवल 8 गाड़ियां हैं मोहन यादव के कॉन्वॉय में। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी सवाल सरकार से जो विपक्ष अब उठा रहा है, अब एक एक करके मैं उन सवालों पर आती हूं। सवाल ये है जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, चुनाव खत्म हुआ तो अब उपदेश दिया जा रहा है। चुनावी प्रचार में पीएम ये कहते थे सब चंगासी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही ट्वीट किया था कि जिस दिन नतीजे आएंगे, जिस दिन चुनाव खत्म होगा, उसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। वो नहीं बढ़े तो बौखला गए। अब ये देश में, मैं तो कह रहा हूं, अभी राजनीतिक बातें मत करिए, सब साथ आइए। खड़गे साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी अपने कॉन्वॉय को कम कीजिए, ईवी का प्रयोग कीजिए, एयरपोर्ट से अपने घर आने के लिए एयरपोर्ट मेट्रो का प्रयोग कीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। विदेश छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो देश में ही मनाइए। बाहर इंपोर्ट ओरिएंटेड कोई चीज़ों का, फलों का उपभोग कर रहे हैं तो हिमाचल की और कश्मीर की एप्पल खाइए। ये सब हमें करना है इस समय। मुझे लगता है मीनाक्षी जी, मेरा किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करना, राजनीतिक जवाब देना उचित नहीं है। हम 140 करोड़ लोग साथ में हैं और हम इस भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल चुनौती जो दुनिया के सामने खड़ी हुई है, जिसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी है, उसको हम शिकस्त दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक बात जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी तो डॉलर बचाकर ट्रंप को देना चाहते हैं। आरबीआई को धड़ाधड़ सोना खरीद कर रहा है। आरबीआई अगर धड़ाधड़ सोना खरीद कर रहा है तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है खरीद के लिए?
तो असदुद्दीन ओवैसी क्या रिजर्व बैंक है क्या? वो अपने आप को रिजर्व बैंक की तुलना में करते हैं। रिजर्व बैंक तो नोट छापने का भी अधिकार है, ओवैसी साहब के लिए है क्या? कैसा तुलना करते हैं? रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व्स, करेंसी के स्टेबलाइजेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, स्टेबल इकोनॉमी के लिए उनकी पॉलिसीज है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं आरबीआई खरीद रहा है इसलिए मैं खरीदूंगा। आरबीआई तो नोट भी प्रिंट करता है। ओवैसी साहब, आपको वो अधिकार नहीं है। आरबीआई का गवर्नर तो नोट पे लिखता है मैं धारक को फल इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ओवैसी साहब को है क्या वो अधिकार? ये कैसी तुलना करते हैं? ओवैसी जी, अभी प्लीज राजनीति खत्म कीजिए। इस चुनौती का हम मिलकर सामना करेंगे। आप भी बुद्धिमान और विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल कारणों से इस तरह के बयान देते हैं, उसको मत दीजिए थोड़े दिन। नहीं, एक रिपोर्ट लेकिन है आरबीआई को लेकर ही है कि आरबीआई ब्रिटेन से 150 मीट्रिक टन सोना लेकर आया और 880 मीट्रिक टन के पार गोल्ड रिजर्व बढ़कर पहुंच गया है। ये जरूरतें क्यों पड़ रही हैं और ये जो आरबीआई कर रही है इसका भी इक्वेशन और कैलकुलेशन बताएं। इकोनॉमी के स्टेबलाइजेशन के लिए, करेंसी के स्टेबलाइजेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उनके नॉर्म्स हैं। वो उस नॉर्म्स के तहत अपने गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं। दैट इज द पॉलिसी। वो हर सेंट्रल बैंक, दुनिया की हर देश का सेंट्रल बैंक ऐसा करता है। तो आप उसको अपने कंजम्पशन के गोल्ड के उपभोग और खरीदारी से मत, वो तो बुलियन में खरीदता है, जो आपने दिखाई ना, ये आपके जो बैकग्राउंड में है इस फॉर्म में खरीदता है। और हम जो कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं वो ऑर्नामेंट्स के रूप में खरीदते हैं। तो इस तरह के जो कंपैरिजन है ओवैसी साहब, दैट इज नॉट द राइट कंपैरिजन। लेकिन जो देखिए आप मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त, जो राजधर्म के हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हम कब तक इन परिस्थिति में जूझे रहेंगे। अगर मान लीजिए 1 साल तक युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट यूं ही बंद रहा, ऑयल का संकट यूं ही बना रहा, गैस रिजर्व हम जानते हैं कि हमारे पास केवल 2 स्टोरेज फैसिलिटी है, उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है। ये अगर इसी तरह से बाधित रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं गैस के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, सोना हम 1 साल बाद भी इसी स्थिति में होंगे? कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1 साल बाद भी अगर ये, जैसा आपके दर्शक ने पूछा, अगर 1 साल तक भी ये होता रहा तो अल्टरनेटिव वेज डेवलप होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर 1 साल के लिए ब्लॉक हुआ तो अल्टरनेट रास्ते डेवलप होंगे। ऐसा थोड़ी दुनिया रुक जाएगी। पर उस समय तक हमें अपनी इकोनॉमी को रेजिलिएंट रखना है, रोबस्ट रखना है, ताकतवर जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उसको बना के रखना है। कोई पैनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत की इकोनॉमी रेजिलिएंट है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी भरपूर है, हमारे यहाँ जो नए रोजगार का सृजन भी भरपूर हो रहा है। और टुगेदर, I will say together we will defeat this geopolitical problems which were imposed to us। जो ये geopolitical चुनौतियां हमारे ऊपर हमने तो की नहीं, पर दुनिया के देशों ने हमारे ऊपर जबरदस्ती इंपोज हुई है। हम मिलके इनको भी हरा देंगे, बिना हमारी अर्थव्यवस्था पर 1 पैसे का भी नकारात्मक प्रभाव आए। रुपये की बात कर लेते हैं और विपक्ष इस वक्त लगातार ये कह रहा है कि जब यूपीए सरकार के दौरान यूपीए सरकार के दौरान जब रुपया गिर रहा था तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब तो बहुत अस्मिता, भारत की ताकत की बात करते थे। उस समय भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे क्या? उस समय भी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था? एक डेटा सर मुझे देने दीजिए और फिर आप अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है और सैकड़ों जहाज समंदर में खड़े हैं, तेल महंगा हुआ है और रुपया भी कमजोर हुआ है। क्योंकि सोना सेफ हेवन है और जंग और तनाव की स्थिति में लोग हमेशा सोना खरीदने लगते हैं, तो अपने आप ही कीमतें बढ़ती है और आयात बढ़ने लगता है, डॉलर और तेजी से बाहर जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि तेल भी महंगा होता है और सोना भी महंगा हो जाता है। तो देश के डॉलर रिजर्व पर भी दबाव बढ़ता है और रुपया कमजोर होता है। यानी कि हर सोने की खरीदारी का मतलब यह है कि बाजार से डॉलर खरीदना, ज्यादा डॉलर की मांग होगी तो रुपया गिरेगा। इसके उलट अगर सोना खरीदना रुक जाए तो इससे डॉलर की मांग कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आज की इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं तो पिछले पूरे 1 साल का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं। 11 बार रुपए की कीमतों में गिरावट आई है और तकरीबन 11% तक ये गिरा है। मीनाक्षी जी, डाटा से मैं इत्तेफाक रखता हूं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, पर मैं ये कह रहा हूं दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं,
और जो 2 महीने के अंदर कच्चे तेल का जो दाम है उसमें 50% से ज़्यादा का उछाल आया है। कमोडिटी प्राइसेस का अमेरिका और चीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये हमारे रुपए के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है हर एमर्जिंग देश की करेंसी पर आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रुपये के ऊपर, एवरी एमर्जिंग इकोनॉमी हैव दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट। जो उनकी जो करेंसी है उसमें गिरावट आ रही है, पर ये शॉर्ट टर्म गिरावट है। हमारी इकोनॉमी फंडामेंटली रोबस्ट है, स्ट्रांग है, हमारी जीडीपी निरंतर बढ़ रही है, हमारी सॉवरेन रेटिंग लगातार बढ़ रही है, हमारे रिजर्व से लेकर फिस्कल डेफिसिट तक सब अंडर कंट्रोल है, हमारी महंगाई दर अंडर कंट्रोल है, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट मोदी जी के काफिले की, एक प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की अभी अभी तस्वीर आई है। आज केवल 2 गाड़ियां थी उनके काफिले में। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला सिर्फ छोटा ही नहीं किया है, बहुत छोटा कर दिया है। मात्र 2 गाड़ियां हैं उनके काफिले में। आमतौर पर प्रधानमंत्री के काफिले में 13 से 14 गाड़ियां होती हैं, लेकिन मात्र 2 गाड़ियां उनके काफिले में दिखाई दे रही हैं। तो जो बात विपक्ष कह रहा था कि दूसरों पर लागू करने से पहले, अपील करने से पहले खुद पर तो आप लागू करें। लीडरशिप वो होती है जो सामने आकर फ्रंट फुट से लीड करती है, एक स्टैंडर्ड बनाती है, जिस पर फिर वो बाकियों से कहती है कि अब आप हमें फॉलो करें। तो एक ये तस्वीर है, ये तस्वीर दिखानी जरूरी थी। बस अभी अभी ये तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला इतना छोटा कर दिया कि मात्र 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अब अखिलेश जी, आप तो कम से कम 1 गाड़ी करिए। अब जो ओवैसी साहब है, आप ईवी का प्रयोग करके या मेट्रो में ट्रेवल करने का क्यों प्लेज नहीं लेते हो? ये सवाल पूछ रहे थे ना सब। अब राहुल गांधी जी क्यों एक ट्वीट नहीं करते हैं कि अगले 1 साल तक वो विदेशी यात्रा छुट्टी मनाने के लिए नहीं करेंगे? आप चाहते हैं उनको राजनीति के हाशिए पर लाकर, नहीं तो विदेश राजनीति के हाशिए पर मीनाक्षी जी, अगर वो विदेश जा रहे हैं की बात सुनेंगे वो क्या विदेश में राजनीतिक हाशिए पे नहीं जाने के लिए जाते हैं क्या? मेरे को तो ये पता है कि वो छुट्टी मनाने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने, हमने तो करके दिखाया है। क्या विपक्ष के नेता जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, अभी सवाल मत पूछिए। हाँ, मैं आपको भी उतना ही भारतीय और देशभक्त मानता हूं जितना अपने आप को मानता हूं। आप इस समय 140 करोड़ देशवासियों के साथ खड़े होइए, लेड बाय एन एग्जाम्पल, और हम इस जियोपॉलिटिकल चुनौती को हराएंगे और भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस, रोबस्टनेस और फंडामेंटल जो स्ट्रांग बने हुए हैं उसको बनाकर रखें। सिर्फ एक आखिरी बात, क्योंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र छेड़ दिया है। उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने लिखी है। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है खाने का तेल का उपदेश तो मीनाक्षी जी आप भी रोज अपने योगा के शो में देती हो। तो राहुल गांधी जी आप किसे भी खिलाफत कर रहे हैं इस। देखिए, हर चीज की खिलाफत करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं राहुल जी से भी अपील करूंगा, मैं आपको भी उतना ही देशभक्त मानता हूं जितना अपने आप को मानता हूं। आप इस समय ये ट्वीट खेलना बंद कीजिए। आपके जो ट्विटर के कंसल्टेंट हैं उनको कहिए बंद करो और लेड बाय एन एग्जाम्पल। अभी फॉरेन एक्सचेंज को किस तरह आप बचा सकते हो अपने लेवल पे विदाउट डाइल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, उसको ट्वीट करिए ताकि देश के लोग उसको देख के अनुसरण कर पाए। अच्छा, मेरे कुछ दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियों को इतना कम कर देने से कितना असर पड़ेगा? अब जो मध्य प्रदेश की तस्वीर आई, 200 गाड़ियां लेकर, अब आप ये देखिए कि अगर कॉन्वॉय में ऑफिशियली 10 गाड़ियां हैं, वो 2 पे आ गई, या 12-13 गाड़ियां हैं वो 2 पे आ गई, और अगर वो कॉन्वॉय अगर रोज 100 किलोमीटर भी चल रहा है, मैं एक मिनिमम बात बताता हूं, तो आप 100 किलोमीटर मतलब 10 लीटर पेट्रोल डीजल, तो 10 गाड़ियों का 10 लीटर मतलब 100 लीटर पेट्रोल डीजल आप पर डे, तो साल का 3,36,500 लीटर सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बचा लिया देश का। तो हम ये सेट क्यों नहीं कर सकते? मैं आज बोलता हूं, मैं मीनाक्षी जी बड़े गर्व से एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने आज 10 लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन कम किया आज, तो मैंने आज 1,000 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज देश के लिए बचा लिया। तो आई एम प्राउड, और मैं ये शाम को अपने हैंडल पे लिखूंगा कि आज मैंने 1,000 रुपये का डॉलर टर्म्स में देखें तो लगभग $13-14 का जो आउटफ्लो होना था उसको बचा लिया। सिर्फ कैसे? कि मैं मेट्रो से आया,
सिर्फ कैसे कि मैं वापस घर जाऊंगा, मेट्रो से चले जाऊंगा। तो लेट अस टेक लीड बाय एन एग्जाम्पल। जो लोग जो राजनेता ये सवाल पूछ रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं संभव होंगे। मैं तो उनको कह रहा हूं, आप भी इस समय देश के साथ खड़े होइए, देश के खिलाफ मत खड़े होइए। एक सवाल जो पेट्रोल को लेकर है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, क्या ये परिस्थिति भी आएगी? देखिए, ये डिसीजन तो अभी तक भी पिछले 2 महीने में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने बड़ा एब्जॉर्ब किया है जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में मूव हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये पर लीटर की अपने रेवेन्यू को सेक्रीफाइस किया है। अगर हम कोशिश यही करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनारियोज हैं, इसके लिए मैं अप्रोप्रिएट नहीं हूं कि मैं इस पे कमेंट करूं। पर कंजम्पशन ड्रिवन हमारी इकोनॉमी, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो एब्रप्टली एक्सपोनेंशियली ना बढ़े। नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी डेटा और जितनी भी जानकारियां सामने आई है कि पिछले साल पेट्रोलियम कंपनीज ने जितना मुनाफा कमाया था, अब वो घाटे में जाने की परिस्थिति में आ गई हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी दबाव है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में आप रेट नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इसलिए पेट्रोलियम कंपनीज वो बोझ वहन कर रही हैं। लेकिन कब तक वो वहन करेंगी? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि हमें ये नहीं पता कि ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कितने दिन का है। अगर ये शॉर्ट टर्म में रिजॉल्व हो जाए, ईश्वर करे ऐसा हो जाए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, तो हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये कितने दिन रहता है, कब तक हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सारे निर्णय सरकार के लेवल के हैं। मेरे द्वारा इन पर टिप्पणी करना अनुपयुक्त होगा। तो ये कहा जा सकता है कि भाई बचत ही अगर बचाएगा तो उसमें भारतीयों की भूमिका सबसे बड़ी होने जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक डर, एक शंका जो हमारे मन में है कि हमें, जिन्हें भारतीयों को आदत है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, आप उनसे एक बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, आप ये अपील कर रहे हैं टाइम बिंग। हमने ये नहीं कहा पोस्टपोन, हमने ये नहीं कहा ना करें, ना का शब्द ही नहीं। अगर जरूरी है, विवाह है घर में, कंपलसरी है कुछ आभूषण, हर व्यक्ति बनाएगा, पर हम कह रहे टाइम बिंग अगर जरूरी नहीं है, मान लो एक ही आभूषण से काम चल सकता है तो दूसरा आभूषण अगले साल खरीद लेंगे। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम भी तो नहीं है ना। हाँ, टाइम फ्रेम है ना। प्रधानमंत्री जी ने देश के बोला 1 साल, और हमें पूरी उम्मीद है, मुझे तो उम्मीद है अगले सप्ताह ही ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, हम वापस हमारी रोबस्टनेस एज इट इज आ गई। और नहीं हुआ तो भी अगर हम ये 10% फॉरेक्स को सेव कर लेंगे तो हम सामना कर लेंगे इनका। हम देखते हैं कि कितने दिनों तक ये परिस्थिति बनी रहेगी, भारत पर ये संकट कब तक मंडराता रहेगा। पेट्रोल और डीजल को बचाकर कारपूलिंग का ये जो नुस्खा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, उससे हमारी कितनी खपत कम होगी और कितना हमारा फॉरेन रिजर्व बेहतर स्थिति में आएगा। आज राजधर्म में इस चर्चा में शामिल होने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत विस्तार से चर्चा हुई। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को हर प्रश्न का जवाब मिला होगा।